ब्रेक के बाद खैर वक्त में आपका। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन पर 2011 में जेल तोड़ने का इल्जाम है। मिस्र के कानून के मुताबिक मौत की सजा से पहले कोर्ट को मजहबी कोर्ट से इजाजत लेनी जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मोहम्मद मुर्सी को मौत की सजा सुनाई गई थी। जुलाई 2013 में साबिक सदर मुर्सी के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के बाद फौज ने उनकी हुकूमत का तख्ता पलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कैथोलिक ईसाइयों के मरकज वेटिकन ने फलस्तीन को अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। वेटिकन के हुक्काम का कहना है कि जल्द ही एक मुआहदे के तहत फलस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया जाएगा। वहीं इसराइल ने वेटिकन के इस ऐलान पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि इस इकदाम से क़याम अमन के अमल पर मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। फलस्तीन और वेटिकन के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल 20 साल से जारी है, वेटिकन इसराइल और फलस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत करता है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास इस हफ्ते पोप से मिलने वाले हैं। वेटिकन को फलस्तीन में वाक़ कैथोलिक फर्के के गिरजाघरों की जायदाद और उनके हकूक के बारे में तशवीश लाहक है। फलस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का वेटिकन की तरफ से ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब दीगर ममालिक भी इस तरफ माइल हैं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खलीजी इत्तेहादियों से वादा किया है कि ईरान के साथ सख्त कशीदगी की सूरत में जरूरत पड़ने पर अमेरिका फौजी ताकत के जरिए खलीजी ममालिक का साथ देगा। वाशिंगटन के करीब कैंप डेविड में 2 रोजा खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास के बाद सदर ओबामा ने इत्तेहादी ममालिक को एक बार फिर यकीन दिलाया है कि अमेरिका गैर मामूली तब्दीलियों के इस वक्त में उनके तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए है। सदर ओबामा ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा खलीजी ममालिक के लिए खतरा नहीं है, जबकि इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। इनमें इंसदाद, दहशतगर्दी, साहिली इलाकों में सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से ताउन शामिल है। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खलीजी ममालिक के सरबराहान को इस इजलास में मदऊ किया था। इस काउंसिल के अरकान में सऊदी अरब, बहरैन, कतर, कुवैत, ओमान, मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। यमन में हौसी मिलिशिया के फील्ड और अस्करी कमांडर अबू अली अल हाकिम हलाक हो गए हैं। अल अरबिया न्यूज चैनल के मुताबिक अबू अली मंगल की रात से जारी जंगबंदी से कबल एक फजाई हमले में शदीद जख्मी हो गए थे और वो अपने जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वो हौसी मिलिशिया के सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी के बाद तहरीक के दूसरे अहम लीडर थे। उन्हें हौसियों का नायब सरबराह और अस्करी कमांडर समझा जाता था। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अप्रैल में एक करारदाद के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसी करारदाद के तहत हौसी मिलिशिया पर असलहा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अमेरिका ने शाम में शहरियों के खिलाफ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की नई खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। शाम के शुमाल मगरबी सूबे अदलीब में गुज़िश्ता हफ्ते 3 के देहातों में क्लोरीन गैस के हमलों की खबरें सामने आई थी, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए थे। शामी फौज ने मुबैना तौर पर हेलीकॉप्टरों के जरिए बैरल बम उन देहातों पर बरसाए थे और उनसे क्लोरीन गैस का इखराज हुआ था। और आइए एक बार हम फिर नजर डालेंगे बुलेटिन की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शंघाई की फुनान यूनिवर्सिटी में तलबा से रूबरू हुए पीएम मोदी। हिंद चीन बिजनेस फोरम में कहा 21वीं सदी एशिया की। बीजेपी सदर अमित शाह पहुंचे नागपुर। संघ हेडक्वार्टर में मोहन भागवत समेत सीनियर लीडरान से की मुलाकात। दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग में बड़ी तकरार। सीएम केजरीवाल ने शकुंतला डी गैमलिन को चार्ज न लेने को कहा, लेकिन शकुंतला ने चार्ज लिया। मुंबई के पास थाने में गोदरेज के गोदाम में शदीद आतिशबाजी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत करोड़ों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के नागौर में 2 ग्रुपों के झड़प के बाद कशीदगी। 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचला। इलाके में पुलिस तैनात। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए समयलाइव.com पर। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।
आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान। खबरनामे के साथ सबसे पहले सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केशके, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मंगोलिया जाने से पहले शंघाई में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से मिले पीएम मोदी। चीन समेत तमाम दुनिया को अपनी तहजीब की बुनियाद पर साथ जोड़ने का भी दिया मशवरा। दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी फुदान यूनिवर्सिटी भी गए। शंघाई में चीनी कंपनियों की सीईओ से भी मिले। हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए दी दावत। दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग में बढ़ी तकरार। केजरीवाल के मना करने के बाद भी शंकुतला डी गैमलिन ने कारगुजार चीफ सेक्रेटरी के तौर पर लिया चार्ज। राजस्थान के नागौर में 2 ग्रुपों में खूनी झड़प के बाद हालात बिगड़े। 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचला। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। और मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को फिर सुनाई गई मौत की सजा। 2011 में जेल तोड़ने के मामले में कोर्ट का फैसला। आप देख रहे हैं आलमी समय। वजीर आजम चीन के 3 रोजा दौरे के बाद शंघाई से मंगोलिया के लिए रवाना हुए, जहां 17 मई को दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात पर एक तकरीब में वो शामिल होंगे। ये पहला मौका है जब कोई हिंदुस्तानी पीएम मंगोलिया के दौरे पर है। 17 मई को ही मंगोलिया में जमहूरियत की सिल्वर जुबली भी है। इस मौके पर वो मंगोलिया की पार्लियामेंट ग्रेट खुराल से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान कई समझौते होने के भी इम्कान है। मंगोलिया जाने से पहले पीएम मोदी शंघाई के एक्सपो सेंटर में हिंद नजाद शहरियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि चीन और हिंदुस्तान दुनिया की 1/3 आबादी हैं और दोनों मिल गए तो वो दुनिया बदल देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि चीन में उनका इस्तकबाल 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को एजाज है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सयाहत के बेपनाह मौके हैं। उन्होंने चीन में रह रहे हिंदुस्तानियों से चीनी शहरियों को हिंदुस्तान देखने के लिए रागिब करने को कहा। पीएम मोदी ने बैरून ममालिक रह रहे हिंदुस्तानियों से कहा कि अपने मुल्क को कोसने के बजाय वो उसकी तारीफ और अपनी कुव्वतों का मुजाहरा करें। भारत के नागरिक चीन को अधिकतम समझे, चीन के नागरिकों को समझे और चीन के लोग अधिकतम भारत को समझे, भारत के नागरिकों को समझे। चीन के लोग जितनी संख्या में हिंदुस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा संख्या में भारतीय लोग चीन में रहते हैं और इसलिए भारतीय नागरिकों की जिम्मेवारी ज्यादा है। हम दोनों को जोड़ने के लिए हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत है। हम अलग नहीं रह सकते। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासक उनका एक दायरा अलग है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट का दायरा अलग है, उसकी ताकत अलग है और मैं उस ताकत को पहचानता हूं। हमें उस ताकत को जोड़ना है, उसे जानना भी है, जोड़ना भी है। कोई मां मोहल्ले में अपने बेटे को दिन रात डांटती रहे, कहीं भी खड़ा है मां आकर के डांट दे, कहीं खेल रहा है तो मां आकर के डांट दे, तो मोहल्ले के बच्चे उस बच्चे को कभी स्वीकार करेंगे क्या? स्वीकार करेंगे क्या? जिस बच्चे को उसकी मां ही दिन रात डांटती है उस बच्चे को दोस्त लोग भी स्वीकार नहीं करते। दुनिया भी हमें तब स्वीकार करेगी जब हम खुद भी तो अपने देश का गौरवगान करना शुरू करें। हम ही अगर हमारे देश को कोसते रहेंगे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो ऐसा था, अरे छोड़ो यार, देश ऐसे नहीं चलता दोस्त। हर समाज की अपनी कमियां होती हैं, हर समाज की अपनी कठिनाइयां होती हैं, हर देश की अपनी मुसीबतें होती हैं, लेकिन हर कोई आगे तब बढ़ते हैं जिसके अंदर आगे बढ़ने का मांझा होता है और वो मांझा हमारे में है।
अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी शंघाई की फुदान यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। उन्होंने यहां गांधी और इंडियन स्टडी सेंटर का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी में तलबा को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने इस्तकबाल के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोदी ने बाबा कौम को याद करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की पैदाइश भले ही हिंदुस्तान के एक कोने में हुई हो, लेकिन वो सही मायने में सारी दुनिया के थे। मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल जिनसे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, उनका हल गांधी जी के नजरियात में है। महात्मा गांधी का अध्ययन या भारत का अध्ययन हमारा चीन और भारत का सांस्कृतिक विरासत का अगर पुराना इतिहास देखें तो दोनों देश ज्ञान पिपासु थे। ज्ञान पाने के लिए साहस करते थे, कष्ट उठाते थे। 1400 साल पहले वियनसन भारत पहुंचे होंगे और भारत के विद्वान लोग चीन पहुंचे होंगे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, संस्कृति को जानने के लिए, परंपराओं को जानने के लिए। कितना साहस किया जाता था। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडो चाइना बिजनेस फोरम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और चीन दुनिया के दो अजीम तहजीब व तमद्दुन है और दोनों की तारीख बड़ी शानदार है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में तरक्की के बहुत इम्कान है। चाइना एंड इंडिया आर टू ग्रेट एंड ओल्ड सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव प्रोवाइडेड many lights of knowledge to the entire human society. Today, together, we represent more than 1/3 of the global population. India and China have a common history of 5,000 years and a common boundary of over 3,400 kilometers. 2,000 years ago, at the invitation of the Chinese Emperor Ming, 2 Indian monks came to China. They brought many Sanskrit scriptures on 2 white horses. They translated many Buddhist scriptures into Chinese language. It is believed that they introduced Buddhism in China. The king built a temple in honor of this event. The temple is popularly known as White Horse Temple. The temple then increased in importance as Buddhism grew within China and spread to Korea, Japan and Vietnam. वज़ीर आज़म मोदी ने चीनी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। मोदी ने इन्हें मेक इन इंडिया का पैगाम दिया। उन्होंने चीन के सनतकारों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया। इस मुलाकात के दौरान चीनी कंपनी अलीबाबा के सीईओ जैक मा के अलावा 21 कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआहदा भी हुआ। नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, चीन के दौरे से एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 1 वर्ष में भारत एक पर्यटक की तरह आते रहे हैं, उनका सेल्फी खिंचाने में ज्यादा शौक है। जो टेराकोटा वॉरियर्स हैं, उनको उंगली दिखाने में ज्यादा शौक है। पर जब चीन के साथ ठोस बात करने का सवाल आता है तो भारत की सरकार सिर्फ चीन से डरती ही नहीं दिखाई देती, चीन से दबती दिखाई देती है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जापान और अमेरिका के साथ जो जल सेना की एक्सरसाइजेज होती थी, उसमें से जापान को निकाल दिया गया है। उसके अलावा जो यूपीए की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कोर चीन की सरहद के ऊपर
बनाने की परियोजना बनाई थी उसको आधा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर चीन जाकर भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार ने मुल्क को यह संदेश दिया है कि वो चीन के सामने नतमस्तक है। वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के मना करने के बावजूद सीनियर आईएएस अफसर शकुंतला डी गैमलिन ने कारगुजार चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया है। गौरतलब है कि शकुंतला के नाम को लेकर वजीर आला अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच टकराव है। मामला मरकज तक पहुंच गया है और जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने एलजी से कहा है कि वो केजरीवाल सरकार के दबाव में न आए और आईन और कानून के तहत काम करें। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी के दस शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं और एलजी ने शकुंतला डी गैमलिन को कारगुजार चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने शकुंतला डी गैमलिन पर निजी बिजली कंपनियों के साथ साजबाज का इल्जाम लगाते हुए उनकी तकर्री पर एतराज किया है। इस पूरे मामले पर दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित से बात की समय न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा पूनम मेहता ने। दिल्ली में जिस तरह से संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है, उस पूरे मसले पर बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित हमारे साथ हैं। मैम, क्या वजह है इस संकट की? क्या मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे या एलजी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो दिल्ली के ढांचे को, कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे को या तो समझ नहीं पाए हैं या उसको तोड़ना फोड़ना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो वो और तीसरी जो अहम वजह लगती है अब, वो ये है कि जो उन्होंने वायदे करे हैं वो तो अभी पूरे कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अटेंशन डाइवर्ट कर दो, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उठा लो जो लोगों का ध्यान बिजली, पानी और करप्शन, ये जो भी उन्होंने वायदे किए थे, 70-80 वायदे जो किए थे, उस पे से हट जाए, वैट पे से हट जाए, वाईफाई पे से हट जाए और इस पे लोकायुक्त से हट जाए और इस पे आ जाए। तो ये एक टैक्टिक है के अटेंशन को बदल देना। लेकिन मैं इतना विनम्रता से कहना चाह रही हूं और अपील करना चाह रही हूं कि मिस्टर केजरीवाल जी, और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो आपका जो दायरा अब है वो कॉन्फ्रंटेशन का नहीं है,
सुधार का है, सबको साथ लेने का है। जो परिस्थितियां हैं, क्या उपराज्यपाल को ये अख्तियार नहीं है कि वो सीनियर IAS ऑफिसर को दिल्ली का CS बना दे? क्या ये मुख्यमंत्री का प्रोवोकेटिव होता है कि जो वो लिस्ट भेजेगा LG को उसी में से चुनना होता है? नहीं, देखिए, ये आपसी मतभेद न करके आपसी एक किसी चीज पर आना होता। हम लोगों के जमाने में भी 3-3 LGs बने थे। कभी आपने सुना था कि कई LG या चीफ मिनिस्टर के कुछ चीज में मतभेद हो, राय अपनी देनी हो, तो कायदा ये होता है कि जाके चीफ मिनिस्टर मिल जाए या LG फोन कर दे कि भैया ये मैं समझता हूं, ये नहीं, ये इसको ऐसे कर दो। नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इस तरह के मतभेद को बाहर आ जाना, जनता की तरफ जाना, तो उससे जनता को भी घबराहट लगती कि बाबा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा अगर जो ये दोनों लड़ते ही रहेंगे। शकुंतला गैम्बलिन में आपके दौरान, जब आपका 3 टेन्योर आपने दिल्ली को दिए हैं, उस दौरान वो अफसर रही हैं। अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि वो लॉबिंग कर रहे हैं पावर कंपनीज की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? एक नौकरशाह पे अगर जो वो पावर कंपनी की लॉबिंग कर रही थी तो पावर जो विभाग है उसको हटा देते उनसे। ये किससे क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? कुछ लोग को या तो बेवकूफ बना रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि कोई लोग समझते नहीं है। अगर जो आपका लगता है और आपने ऐसे ही कह दिया कि पावर में उसने घपला किया है, अरे किया था तो पावर हटा देते, एक बैठा देते कि भाई कहाँ किया है, कैसे नहीं किया है। शकुंतला गैम्बलिन इज नॉट अ करप्ट ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। बिहार की राजधानी पटना में एक प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने वजीर आला नीतीश कुमार के सामने तालीम के हवाले से कई तीखे इश्यूज को उठाया। इस सेमिनार में एक स्कूली तालिब इल्म राजकुमार ने महंगी तालीम पर सवाल उठाया और बड़ी बेगवाही से अपनी बात कही। इस सेमिनार में CM ने कहा कि जब चाय वाला वजीर आजम बन सकता है तो पान वाला क्यों नहीं। बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में 2 तरह का शिक्षा का व्यवस्था है। अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और गरीबों के लिए अलग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इससे साफ मालूम होता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा तथा सुविधाओं का घोर अभाव है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि हम बच्चे ही भावना का शिकार हो जाते हैं। एक बात और मुझे बहुत देर से करने की इच्छा कर रही है और मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बोल कर जाऊंगा। अगर मैं बड़ा होकर संजोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। सभी बच्चे एक सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़ सके और एक साथ पढ़ सके। अच्छे दिन की उम्मीद लगाए आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है और अब पेट्रोल 3 रुपए 13 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया है। ये कीमतें जुमे की आधी रात से नाफिज हो गई हैं। तेल कंपनियों ने इजाफे की वजह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम होना भी बताया है। जाहिर है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे की वजह से आम आदमी के बजट पर बोझ और बढ़ गया है।
और कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे पर सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस तर्जुमान आरपीएन सिंह ने कहा कि क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही सरकार ने 1 साल का तोहफा, 1 साल वो सरकार में अब रह चुके हैं, क्या यही तोहफा उन्होंने इस देश की जनता को दिया है कि दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, जबकि क्रूड ऑयल का दाम घटते जा रहा है? तो क्या तोहफा के इसी के लिए देश की जनता ने उनको वोट दिया था? यही अच्छे दिन है क्या? राजस्थान के नागौर के मीरथा सिटी के डांगाबाज गांव में अभी भी कशीदगी बरकरार है। जमीन के तनाजे में यहां जुमेरात को खूनी तसादुम हुआ था, जब गांव में 2 फरीकों के बीच जमीन का तनाजा सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में एक फरीक चिमनाराम जाट का खानदान तो पहुंच गया, लेकिन दूसरे फरीक रत्नाराम का खानदान नहीं पहुंचा था। उसके बाद गांव के कुछ लोग रत्नाराम को बुलाने उसके घर गए, लेकिन जैसे ही वो लोग रत्नाराम के घर पहुंचे, घर के अंदर से रत्नाराम ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर पंचायत पहुंचने पर लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उसके बाद लोगों ने हथियारों के साथ रत्नाराम के घर पर धावा बोल दिया और ट्रैक्टर से रौंदकर रत्नाराम के घर के 3 लोगों को मार डाला। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 14 लोग जख्मी भी हो गए। इस वारदात के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि 3 लोगों का कत्ल ट्रैक्टर से रौंदकर किया गया या फिर उन्हें पीट कर मारा गया। मान्यता पुलिस प्रयास करती है, पर कई बार लोग इधर हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के होशियार होते हैं, तो एकदम कोई ऐसा जादू तो नहीं है हमारे पास कि तुरंत आदमी को ढूंढ लें, पर हमारी पुलिस कोशिश कर रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का आज का कोई ऐसा संगीन केस बाकी नहीं है जिसको हमने ट्रेस आउट नहीं करके मुलजिम नहीं पकड़े। इसको भी करेंगे, 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं। 2 दिन कहाँ जाएंगे? व्यक्ति आइडेंटिफाई है, कितना भी भाग जाए कहाँ भागेगा। लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल में एक तालिबा को महज इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनकर आई थी। तालिबा के घर वालों का इल्जाम है कि स्कूल इंतजामिया ने पहले तो उसे क्लास में नहीं घुसने दिया और फिर स्कूल ड्रेस में आने का फरमान सुनाते हुए स्कूल से ही निकाल दिया। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि इस तालिबा से स्कूल ड्रेस में आने के लिए कहा गया था, लेकिन तालिबा के घर वाले हिजाब लगाने को लेकर अड़े थे और उन्होंने खुद ही उसका नाम स्कूल से कटवा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही तहफ़्फ़ुज़ अतफाल के रियासती कमीशन की टीम स्कूल पहुंची। कमीशन के रुकन नाहिद लौरी खान ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। फर्स्ट स्कूल गए थे तो उन्होंने कहा कि स्कार्फ उतारिए, तो हमने नहीं उतारा कि मैम आज फर्स्ट है। फिर उसके बाद सेकेंड डे उन्होंने कहा कि आज उतार दीजिए, आज नहीं जाने देंगे। एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी एंड देन फिर कहने लगी कि आप ऑफ लाइब्रेरी में बैठिए। फिर 12 बजे पेरेंट्स को कॉल किया कि आइए आप ले जाइए। फिर वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे इंटरनेशनल खबरों के साथ। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद खैर वक्त में आपका। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन पर 2011 में जेल तोड़ने का इल्जाम है। मिस्र के कानून के मुताबिक मौत की सजा से पहले कोर्ट को मजहबी कोर्ट से इजाजत लेनी जरूरी है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी मोहम्मद मुर्सी को मौत की सजा सुनाई गई थी। जुलाई 2013 में साबिक सदर मुर्सी के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के बाद फौज ने उनकी हुकूमत का तख्ता पलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कैथोलिक ईसाइयों के मरकज वेटिकन ने फलस्तीन को अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। वेटिकन के हुक्काम का कहना है कि जल्द ही एक मुआहदे के तहत फलस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया जाएगा। वहीं इसराइल ने वेटिकन के इस ऐलान पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि इस इकदाम से क़याम अमन के अमल पर मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। फलस्तीन और वेटिकन के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल 20 साल से जारी है, वेटिकन इसराइल और फलस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत करता है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास इस हफ्ते पोप से मिलने वाले हैं। वेटिकन को फलस्तीन में वाक़ कैथोलिक फर्के के गिरजाघरों की जायदाद और उनके हकूक के बारे में तशवीश लाहक है। फलस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का वेटिकन की तरफ से ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब दीगर ममालिक भी इस तरफ माइल हैं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खलीजी इत्तेहादियों से वादा किया है कि ईरान के साथ सख्त कशीदगी की सूरत में जरूरत पड़ने पर अमेरिका फौजी ताकत के जरिए खलीजी ममालिक का साथ देगा। वाशिंगटन के करीब कैंप डेविड में 2 रोजा खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास के बाद सदर ओबामा ने इत्तेहादी ममालिक को एक बार फिर यकीन दिलाया है कि अमेरिका गैर मामूली तब्दीलियों के इस वक्त में उनके तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए है। सदर ओबामा ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा खलीजी ममालिक के लिए खतरा नहीं है, जबकि इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। इनमें इंसदाद, दहशतगर्दी, साहिली इलाकों में सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से ताउन शामिल है। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खलीजी ममालिक के सरबराहान को इस इजलास में मदऊ किया था। इस काउंसिल के अरकान में सऊदी अरब, बहरैन, कतर, कुवैत, ओमान, मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। यमन में हौसी मिलिशिया के फील्ड और अस्करी कमांडर अबू अली अल हाकिम हलाक हो गए हैं। अल अरबिया न्यूज चैनल के मुताबिक अबू अली मंगल की रात से जारी जंगबंदी से कबल एक फजाई हमले में शदीद जख्मी हो गए थे और वो अपने जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वो हौसी मिलिशिया के सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी के बाद तहरीक के दूसरे अहम लीडर थे। उन्हें हौसियों का नायब सरबराह और अस्करी कमांडर समझा जाता था। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अप्रैल में एक करारदाद के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसी करारदाद के तहत हौसी मिलिशिया पर असलहा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अमेरिका ने शाम में शहरियों के खिलाफ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की नई खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। शाम के शुमाल मगरबी सूबे अदलीब में गुज़िश्ता हफ्ते 3 के देहातों में क्लोरीन गैस के हमलों की खबरें सामने आई थी, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए थे। शामी फौज ने मुबैना तौर पर हेलीकॉप्टरों के जरिए बैरल बम उन देहातों पर बरसाए थे और उनसे क्लोरीन गैस का इखराज हुआ था। और आइए एक बार हम फिर नजर डालेंगे बुलेटिन की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शंघाई की फुनान यूनिवर्सिटी में तलबा से रूबरू हुए पीएम मोदी हिंद चीन बिजनेस फोरम में कहा 21वीं सदी एशिया की। बीजेपी सदर अमित शाह पहुंचे नागपुर। संघ हेडक्वार्टर में मोहन भागवत समेत सीनियर लीडरान से की मुलाकात। दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग में बड़ी तकरार। सीएम केजरीवाल ने शकुंतला डी गैमलिन को चार्ज न लेने को कहा, लेकिन शकुंतला ने चार्ज लिया। मुंबई के पास थाने में गोदरेज के गोदाम में शदीद आतिशबाजी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत करोड़ों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के नागौर में 2 ग्रुपों के झड़प के बाद कशीदगी, 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचला, इलाके में पुलिस तैनात। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए समयलाइव.com पर। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।